हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 नवंबर 2020। नंबर 1, कॉप्स कमांडर टॉक्स वर कैंडिड एंड कंस्ट्रक्टिव। At the eighth round of Corps Commander level talks between India and China on Friday, the two sides had a candid, in-depth and constructive exchange of views on disengagement along the line of actual control and agreed to continue the talks, a joint statement issued on Sunday. एट्थ राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल की जो टॉक हो रही है इंडिया चाइना के बीच में, ये 8वीं बार ये मीटिंग हो रही है, 8वीं बार ये टॉक हो रही है। और इस बार की टॉक में देखा गया है कि इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में बातचीत की और इन डेप्थ बातचीत हुई और बहुत कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई। जिस डिसएंगेजमेंट को लेके जो न्यूज़ आ रहा था कुछ दिन से कि इन लोग दोनों डिसएंगेजमेंट कर देंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि अभी विंटर आने वाली है और विंटर में सियाचिन बॉर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, वो -70 -80 तक पहुंच जाती है। सो दे बोथ हैव टू टेक अ डिसीजन और इन दोनों ने इस बार इन डेप्थ एंड कंस्ट्रक्टिव बातचीत की है डिसएंगेजमेंट को लेके, ताकि दोनों पीछे हट जाए और ये स्टैंड ऑफ खत्म हो। With no breakthrough in sight, the standoff, now in its seventh month, is set to continue into the winter, for which both sides have made preparations. ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर में, ये अभी 7 मंथ हो चुका है ये स्टैंड ऑफ में, और माना जा रहा है कि विंटर में भी ये होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत जल्दी डिसएंगेज्ड होगी, बट ये उम्मीद किया जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए। लेकिन फिलहाल यही देखा जा रहा है कि विंटर तक ये चलेगी और दोनों साइड प्रिपरेशन ले रही है। नंबर 2, नो रिलीफ फॉर दिल्ली फ्रॉम सिवियर एयर क्वालिटी। Air quality in the capital remained in the severe category for the fourth consecutive day on Sunday, as farm fires continue to burn in neighboring states, contributing to 29% of total air pollution in the national capital region. NCR region में देखा गया है कि 29% एयर पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू फार्म फायर्स, जो नेबरिंग स्टेट जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे जो फार्म को जलाया जा रहा है उसके वजह से ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। और एनसीआर रीजन, दिल्ली रीजन में देखा गया 29% एयर पोल्यूशन इसके वजह से हो रही है। और अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई है, जो कि बहुत खराब है। The average 24-hour air quality index on Sunday was 416 in Delhi, 434 in Gurugram, 456 in Ghaziabad, 440 in Greater Noida, 428 in Noida, and 426 in Faridabad. According to data by the Central Pollution Board Control, CPCB की डेटा से ये देखा गया है कि इन सब जगह में एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में है। और सीवियर कैटेगरी में अगर कोई एयर क्वालिटी रहा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसको अस्थमा की बीमारी हो या फिर कोई भी डायबिटीज या कुछ भी पेशेंट्स हो। जो पेशेंट है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरा है। System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFER) said the situation was unlikely to improve unless there was a drastic reduction in stubble fire counts. SAFER ने कहा है कि ये सिचुएशन तब तक इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक कम नहीं होगी जब तक फायर जो स्टबल बर्निंग हो रही है ये कम किया जाए। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक एयर पोल्यूशन कम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, experts want more US sanction on climate. United States President-elect Joseph Biden has committed to getting his country back into the 2015 Paris Climate Change Treaty, which commits countries to prevent a 2°C rise
in global temperature by the end of the century. जो कार्बन राइज हो रही है जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है. जो ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर टूट जा रहा है. जो ओजोन लेयर हम लोगों को सन रेज से, हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन लेयर टूट जा रहा है. किसके वजह से? कार्बन गैसेस की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स तैयार कर रहे हैं. यही कार्बन गैस को रिड्यूस करने के लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी एक्ट का निर्माण किया गया था, लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसको यूएस ने भी ज्वाइन किया था. लेकिन फिलहाल जब जॉन डोनाल्ड ट्रंप हार रहे थे तो उन्होंने ये ट्रीटी से बैकआउट कर लिया और यूएस को ये क्लाइमेट चेंज ट्रीटी से निकाल दिया. लेकिन जोसेफ बाइडेन ने कहा कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो तुरंत ही पेरिस क्लाइमेट चेंज एक्ट में हिस्सा ले लेंगे. उसका पार्ट फिर से वो बन जाएंगे. Mr. Biden had said during his campaign in September that he will put US back in the business by leading the world on climate change, and he will challenge every other country to up the ante on climate commitments. इंडिया के एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि अब यूएस की तरफ से थोड़ा ज्यादा इंटरफेरेंस चाहिए क्लाइमेट चेंज के मामले में. और मिस्टर बाइडेन ने भी यही कहा है कि जब वो आएंगे प्रेसिडेंसी में तब वो यूएस को बैक ऑन ट्रैक में लगा देंगे और वो लीड करेगी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई. नेक्स्ट पॉइंट, बाइडेन में रिलैक्स कर्ब्स ऑन H-1B जॉब बेस्ड visas. US President-elect Joe Biden will work towards providing a roadmap to American citizens for nearly 11 million undocumented immigrants, including over 5 lakh from India, and will also establish a minimum admission number of 95,000 refugees annually. जो H-1B visas है वो डोनाल्ड ट्रंप बंद कर चुके थे, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं किया था उन्होंने. और ये वीजा होता है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट में जाते हैं यूएस से, जो वर्क के सिलसिले में जाते हैं. ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो अपनी एम्प्लॉयर्स को भेजती है ऑन साइट जॉब के लिए, और इसके लिए H-1B वीजा होना जरूरी है. और यूएस प्रेसिडेंट जो भी बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने पहले ही आके एक काम कर दिया. उन्होंने 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो है उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया. बहुत सारे इमिग्रेंट थे जिसको डॉक्यूमेंट नहीं मिला था डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए, और ये बहुत सारे इमिग्रेंट्स है, 11 मिलियन इमिग्रेंट्स जिसको कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला था वीजा का. सो जो बाइडेन ने ये प्रोवाइड करने के लिए घोषित कर दिया, और वो 11 मिलियन में से 5 लाख इंडियंस भी है. एंड उन्होंने ये भी कहा है कि 95,000 रेफ्यूजीज एनुअली वहां पे मिनिमम एनुअली एडमिशन ले सकती है. He also plans to increase the number of high-skilled visas, including H-1B, and eliminate the limit on employment-based visas by country. So, वो दो चीज हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे. जो हाई स्किल वीजाज है H-1B उसको रद्द कर दिया गया था या रिड्यूस कर दिया गया था, एंड कंट्रीज को देख के वीजाज दिया जाता था. अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है तो उसे वीजा नहीं दिया जाता था. सो जो बाइडेन ने आके ये चेंज कर दिया है. उन्होंने ये प्लान किया है कि वो हाई स्किल वीजा जो H-1B वीजा है उसको इंक्रीज करेगी, और कंट्रीज को देख के कोई भी वीजा टर्मिनेट नहीं होगा. वो विदाउट कंट्रीज को देख के सबको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज देगी. Both of which are expected to benefit tens of thousands of Indian professionals impacted by immigration policies of the ongoing Trump administration. और ये दोनों ही जो प्लान है, ये दोनों ही प्लान इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगी, क्योंकि इंडिया के प्रोफेशनल्स लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स. बट नाउ आई थिंक इट विल बी गुड फॉर इंडियंस टू. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यूएस गवर्नमेंट must make up for past mistakes. Iran. Iran's President Hassan Rouhani on Sunday said the next US administration has an opportunity to compensate for his previous mistakes following Joe Biden's victory in the presidential election. जैसे रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि
ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी बातचीत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव बातचीत हो रही थी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप उनके ऑयल इंडस्ट्री एंड बैंकिंग में सैंक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से ईरान को बहुत नुकसान हुआ था। और ईरान ने ये कहा था कि किसी को भी ये हक नहीं बनता कि उनके प्रॉपर्टी में आके सैंक्शंस लगाने का। सो ईरान ने ये कहा कि अब यूएस प्रेसिडेंट जब चेंज हो चुका है तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उनके साथ जो मिस्टेक्स की गई है वो अब नहीं होगी और उसे सुधार दिया जाएगा। So US President Donald Trump, who lost Tuesday's election to Democratic challenger Mr. Biden, has applied a maximum pressure of policy and crippling sanctions against Iran since 2018 withdrawal from the landmark nuclear agreement with Iran. जब तेहरान में ईरान के साथ जो लैंडमार्क न्यूक्लियर अग्रीमेंट था उसमें से विड्रॉल जब हो गया था 2018 में, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालती रही, उनके पॉलिसी क्रिपलिंग सैंक्शंस करते करते डालती रही। सो नाउ ईरान होप्स कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो जो बाइडेन ये चीज को बंद कर सकते हैं और उन्हें थोड़ा ईज दे सकते हैं। The reimposed sanction targeted Iran's vital oil industry and banking ties among other sectors. So as I said, oil industry and banking ties में ही जो sanctions लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। Next point. As Myanmar goes to poll, Suu Kyi is expected to win. Myanmar voted in a general election on Sunday seen as a referendum on fledgling democratic government that remains popular at home but which has seen its reputation collapse overseas and amid allegations of genocide. सो म्यांमार में जब वोटिंग चालू हो गई है और देखा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही जीतेगी, क्योंकि वो लोग अपने म्यांमार में वो लोग पॉपुलर है, बट उनका रेपुटेशन ओवरसीज में बहुत ही ज्यादा कोलैप्स हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एलिगेशन ऑफ जेनोसाइड। एलिगेशन ऑफ जेनोसाइड मतलब जो रोहिंग्या के ऊपर जो उन लोगों ने अत्याचार किया था उनकी वजह से उनका जो इमेज है बहुत ज्यादा ही कोलैप्स हो चुका है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा ही कोलैप्स हो चुका है ओवरसीज में। लीडर ऑंग सान सू की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी is expected to win a second term following a 2015 landslides that ended more than a half century of military and military backed rule। जो मिलिट्री एंड मिलिट्री बैक रूल होता आया था हाफ सेंचुरी से 2015 में सूची और उसके नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने जीत के वो खत्म कर दिया था और इस बार भी वो लोग सेकंड टर्म के लिए जीतने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इन अ मिरर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ग्रो अमिड ओवरऑल डिक्लाइन। India's agriculture exports are up 4.6% year to year in dollar terms during April-September. This comes even as the country's overall merchandise exports for the same period have registered a 21.2% annual decline. इंडिया का कंट्री का अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अगर 21.2% ईयरली डिक्लाइन देखा जाए गिरता है, स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा एक्सपोर्ट 4.6% से ऊपर ही होता है। एग्रीकल्चर हमेशा ग्रोथ करता है, कोई अदर सेक्टर्स डिक्लाइन करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीकल्चर हमेशा ग्रो करता रहता है और यही एक हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। इट ऑल्सो मिरर्स अ लार्जर ट्रेंड ऑफ द फार्म सेक्टर डूइंग रीजनेबली वेल amid on economy that, according to the Reserve Bank of India, it is likely to contract 9.5% in 2020-21। फार्म सेक्टर हमेशा बहुत अच्छा किया है और ये इस टाइम के दौरान भी जब इकोनॉमी गिर रही है फिर भी एग्रीकल्चर ने ही इंडिया की इकोनॉमी को संभाल के रखा। और कभी क्लाइमेट एग्रीकल्चर के सपोर्ट दे या ना दे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हमेशा जो फार्मर्स है वो लोग हमेशा अपनी पूरी 100% लगाते हैं ताकि इंडिया का इकोनॉमी हमेशा ऊपर रहे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना वायरस एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से उन लोगों ने ये
अनुमान लगाया है कि इस बार शायद 2020-21 में शायद 9.5% से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. Commodity wise, foreign trade data from the Department of Commerce shows export of farm goods from India during April-September at $18.12 billion, 4.6% higher than the $17.32 billion for the first half of 2019 and 20. So 2019 and 20 से 20 में जो एक्सपोर्ट देखा गया था फार्म गुड्स का वो था $17.32 $17.32 बिलियन डॉलर्स. बट वो एक्सपोर्ट इस बार अप्रैल और सितंबर में इंक्रीज होके हो गया $18.12 बिलियन, 4.6% इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, अ न्यू डीडी फॉर अ न्यू टाइम. The controversy that erupted over the last few weeks over TRPs and India's true television viewing habits has highlighted the fundamental lack of both trustworthy data and trustworthy voice in the Indian media landscape. So, last few weeks, ये सिर्फ लास्ट फ्यू वीक्स से नहीं, ये शायद लास्ट डिकेड से ही चली आ रही है. इंडियन मीडिया एंड टेलीविजन चैनल्स शायद पहले जैसी अब नहीं रही, क्योंकि ये अब बड़े बड़े लोग चलाने लगे हैं. एज वी ऑल नो, अब कोई भी डेटा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है. मतलब किसको ट्रस्ट करे किसको ट्रस्ट नहीं करे, ऐसा कोई चैनल है ही नहीं, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है. अब हर कोई न्यूज चैनल कोई ना कोई पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती आई है, और वो लोग इतनी गिर चुकी है कि कभी कभी वो लोग फेक न्यूज भी डाल देते हैं. एंड रिसेंटली वी हैव सीन दैट. रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि ये फेक वीडियोस न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, जिसके वजह से उन पे केस भी हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, और कोई बहुत सारे एंकर्स, न्यूज एंकर्स जो है, एडिटर्स इन चीफ है, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया है. सो ये जो लास्ट फ्यू वीक से टीआरपी को लेके जो झमेला चलते आई है, जो टीआरपी को खरीदा जा रहा है, ये चीज पहले नहीं होती थी. पहले जब डीडी नेशनल थी, डीडी न्यूज थी, तब ये सब चीज नहीं होती थी. सो देयर इज हाउएवर वन ब्रॉडकास्टर दैट डज हैव पब्लिक सपोर्ट एंड डेडिकेटेड नॉन कंट्रोवर्शियल व्यूअरशिप, दूरदर्शन. ये एक ही चैनल है, एक ही ब्रॉडकास्टर है जो कभी भी किसी के जाल में नहीं फंसी और हमेशा हमेशा प्योर एंड ट्रस्टवर्दी न्यूज देती आई है. And not from last week or last decade, it's from जब ब्रिटिश थे तब से दूरदर्शन चली आ रही है. तब दूरदर्शन रेडियो चलती थी, और अब जाके ये कहा जा रहा है कि शायद दूरदर्शन को वापस लाया जाए, बिकॉज दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इन न्यूज एंड पब्लिक व्यूअरशिप. सो दो रीजन है दूरदर्शन को वापस लाने का. There are two reasons why we should bring back Doordarshan. First and foremost is news has become entertainment, not journalism. ये बात बहुत बड़ी बात है. न्यूज अब न्यूज नहीं रहा, उसे एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता है. जो सबसे ज्यादा चीखेगा उनको ही प्राइज मिलेगा. ये जो डिबेट स्टार्ट हुआ है, ये डिबेट इज नथिंग, बस एक दूसरे की बुराई करती रहो और पब्लिक मजे लेती रहेगी. जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है. इसमें जर्नलिज्म बोलकर कुछ नहीं है. जर्नलिज्म वो होता है जो ट्रुथ दिखाता है, और जो फेक है वो दिखाता है कि दिस इज फेक, दिस इज नॉट राइट, इसे दिखाओ. और जो ट्रूथ है, जो अच्छा काम हो रहा है, उसे भी दिखाओ, बोथ दिखाओ. इट्स नॉट अ डिबेट. न्यूज वॉज नॉट अ डिबेट एनी टाइम. It's a journalism. Do the journalism in the right way. First, news has become entertainment, not journalism, and DD, Doordarshan, takes its viewers back to state but solid reporting of news, essential in a democracy. एक डेमोक्रेसी कंट्री में जो न्यूज चाहिए होता है, दूरदर्शन वही न्यूज सॉलिड रिपोर्टिंग देती है. और सेकेंड रीजन है, इन 2022 इंडिया विल बी द ग्लोबल लाइमलाइट as the president of the prestigious G20. G20 का prestigious president 2022 में इंडिया रहेगी, और इंडिया को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा.
और इंडिया विल सेलिब्रेट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022। तो इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता दूरदर्शन को लॉन्च करने का एंड ये सब फेक न्यूज चैनल्स को रद्द करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पोर्टेंट डेज। और 9 नवंबर का दो इम्पोर्टेंट डे है, एक है लीगल सर्विस डे और दूसरा है उत्तराखंड फाउंडेशन डे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।